हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक डेट इज ट्यूबरक्लोसिस। जो हम कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है, एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है। और इसका जो अकरेंस है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, और अदर कंट्रीज में भी ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है। जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसका जो पॉजिटिव फैक्टर होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में हम बात करेंगे। जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसका जो एजेंट होता है, यानी जिसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो लीड करता है ट्यूबरक्लोसिस को। अराउंड 80% जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी के केस होते हैं, इनमें देखा गया है। अब बात करते हैं होस्ट के बारे में कि इसका जो ससेप्टिबल होस्ट कौन होता है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये सभी एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, लेकिन एक रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग इसका जो 75 to 80% जो ट्यूबरक्लोसिस के केस हैं वो 50+ एज के अंदर देखे गए हैं। मतलब जो एज ग्रुप है 50 to 60 या 50 to 55, इस एज ग्रुप के अंदर जो मोस्टली जो केसेज हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के देखे गए हैं। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसके जो स्प्रेड होने का एनवायरनमेंट होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये जो ट्रांसमिट होता है, इसका जो एनवायरनमेंट होता है वो कौन सा होता है। तो फर्स्टली यदि हमारी जो पुअर सैनिटेशन होगा और जो पुअर लिविंग कंडीशन होती है, इसके कारण ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ईजिली ट्रांसमिट होता है। और जो ओवर क्राउडिंग होती है, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वो इसके जो ट्रांसमिशन की रेट है उसमें इंक्रीज कर देता है, इसलिए ये बहुत ईजिली और बहुत रैपिडली ट्रांसमिट होता है। तो ये था एनवायरमेंटल फैक्टर जिनके कारण जो ट्यूबरक्लोसिस है वो ट्रांसमिट होती है। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो ये डिजीज कंडीशन है, इसका वन पर्सन टू अनदर पर्सन कौन से तरीके से ट्रांसमिट होता है, इसका कौन सा मोड होता है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती है उनके थ्रू भी ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है। सेकेंड वन है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका जो स्पुटम होता है जो पॉजिटिव है विद ट्यूबरक्लोसिस, इसका जो स्पुटम होता है, इससे भी यदि इसके कॉन्टैक्ट में कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन आता है तो उसके अंदर भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब से तो जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में जब तक अपने साइन एंड सिम्टम अपीयर करता है, इस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो पर्सन है उसके इम्यून सिस्टम पे और उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी उसके लिए जो एंटीजन है उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन एक इसका अप्रोक्स देखा जाए तो ये 3 वीक्स to 6 वीक होता है। कई जगह आपको 4 to 8 वीक देखने को मिल सकता है। तो ये पर्सन की बॉडीज पे वेरी करता है, लेकिन जो इसका एक अप्रोक्स देखें 3 to 6 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, ये भी पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पर्सन को टीबी कौन से जगह पे हुआ है, क्योंकि टीबी के बहुत से टाइप होते हैं। नॉट ओनली लंग्स, ये बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन है इन्हें भी इफेक्ट करता है। तो जो ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है उसका अलग से इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये देखिए, हम अप्रोक्स बात करें या सबका एक मिक्स में बात करें या फिर लंग्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो होता है एनोरेक्जिया। एनोरेक्जिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। जो पर्सन है, जो पेशेंट है, जो सफ़र कर रहा है फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस, उसे भूख लगना बंद हो जाती है, मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके कारण यदि भूख लगना बंद हो गई तो यदि वो प्रॉपर फूड इंटेक नहीं कर पाएगा, इसके कारण उसका वेट लॉस होगा। जो पर्सन है उसका वेट लॉस होगा। और यदि प्रॉपर फूड इंटेक नहीं कर रहा है तो जो पर्सन है वो फैटिक हो जाएगा। अब इसकी दूसरी बात करें तो जो पर्सन होता है ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड, उसके अंदर जो कफ होता है वो आता है, और ये जो कफ होता है उसकी जो कफिंग होती है वो परसिस्टेंट होती है। परसिस्टेंट का मतलब होता है लंबे टाइम तक बनी रहती है। जो कफिंग होती है यूजुअली 3 वीक या 3 वीक से भी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो परसिस्टेंट कफिंग भी इसका एक क्लिनिकल फीचर्स होता है। अब जो पर्सन है बार बार कफ करेगा तो उसकी जो इंटरकोस्टल मसल है इनके ऊपर भी फोर्स आएगा, इसके कारण उसे चेस्ट पेन भी होता है, क्योंकि बार बार कफ करता है। तो जो पर्सन है उसे चेस्ट पेन होगा। और
यदि पर्सन को चेस्ट पेन होगा तो भी वो फैटिक हो जाएगा, उसमें वीकनेस देखने को मिलेगी। अब बार बार यदि कफिंग कर रहा है तो उसके साथ स्पुटम भी आता है, और जो स्पुटम आता है उसका एक फीचर होता है कि जो स्पुटम होता है उसके अंदर ब्लड भी हमें देखने को मिलता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हेमोप्टाइसिस, मतलब ब्लड इन द स्पुटम। ये था क्लिनिकल फीचर्स इन द ट्यूबरक्लोसिस। मैंने आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया है, आपको इसी तरह से याद रखना है, आपको इनको रटना नहीं है, आपको इनको समझना है। और पेशेंट है उसको फीवर भी हमें देखने को मिलता है, और जो फीवर होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस का पर्सन है इसके अंदर जो फीवर होता है वो जो इवनिंग टाइम होता है उसमें उसे देखने को मिलता है। और जो पर्सन है उसे नाइट स्वेटिंग भी होती है, मतलब रात के टाइम भी पसीना ज़्यादा आता है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, कि जो ट्यूबर से अफेक्टेड पर्सन है इसे हम कैसे डायग्नोस करेंगे। यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट वन, हमें कोई भी डिजीज कंडीशन हो, हमें सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करना है। जो भी पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, प्रेजेंट टू पास्ट। इसके बाद में कुछ टेस्ट किए जाते हैं, डेट इज फर्स्ट वन इज स्पुटम माइक्रोस्कोपी। जो स्पुटम होता है पर्सन का, उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम उसे फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड वन इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट में हम करते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर जो एंटीजन होता है जिसे बोलते हैं हम PPT, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, सॉरी PPD, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये लेते हैं हम 0.1 ml। इसमें लेने के बाद में जो स्किन की जो फोर आर्म होती है इस पे जो इंट्राडर्मली हम इसे इंजेक्ट करते हैं। जो हमने PPT लिया उससे हमने जो फोर आर्म है वहाँ पे ID इंजेक्ट किया, और जो एरिया है उसे हम मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया है। ये एक सेंसिटिविटी टेस्ट के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसके बाद में 72 आवर्स बाद में, यानी 3 दिन बाद में, जो पेशेंट होता है उसकी वापस से चेक किया जाता है। जो एरिया होता है उसके अंदर जो एरिथमा होता है, मतलब एक तरह से इसे बोल सकते हैं कि जो एरिया होता है वहाँ पे हमें उसके सराउंडिंग जो इंजेक्ट किया हमें देखने को मिलता है। तो जो एरिथमा होता है वो यदि 10 mm से ज़्यादा होता है, उसे स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। तो जो एरिथमा यदि 10 mm से ज़्यादा है तो पर्सन TB से पॉजिटिव है, और यदि जो एरिथमा है वो यदि 10 mm से कम देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है कि जो पर्सन है वो TB से नेगेटिव है। तो ये थे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, स्पुटम माइक्रोस्कोपी करेंगे यानी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद में मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। जो PPT होती है यानी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होती है PPD, इन्हें हम पेशेंट की फोर आर्म पे इंजेक्ट करते हैं 0.1 ml इंट्राडर्मली, और इसकी रिएक्शन 72 आवर्स बाद में देखी जाती है। यदि जो इरिथमा बनता है वो 10 mm से ज़्यादा है तो पेशेंट पॉजिटिव है विद ट्यूबरक्लोसिस, और यदि जो इरिथमा बन रहा है वो यदि 10 mm से कम है तो जो पेशेंट है वो ट्यूबरक्लोसिस से नेगेटिव है। तो ये थे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो डिजीज कंडीशन है हमारी बॉडी के अंदर कैसे डेवलप होती है, इसकी डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है इसे बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कि जो डिजीज है उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये जब पर्सन होता है वो इसे इनहेल करता है। जो पर्सन है इसे इनहेल करता है, और इनहेल नेजल कैविटी के थ्रू कर सकता है और माउथ के थ्रू भी कर सकता है। इनहेल करने के बाद में जो बैक्टीरिया होता है वो पहुंचता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पहुंचने के बाद में यहाँ पे जो एल्वियोलाइज होती है, एल्वियोलाइज तक ये पहुंचता है। एल्वियोलाइज के अंदर जो हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाती है। जो WBC होती है, मैक्रोफेजेस होते हैं, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं। इसके बाद में जो कुछ बैक्टीरिया तो डाई हो जाते हैं, लेकिन कुछ हमारी बॉडी के अंदर स्टे करते हैं, मतलब वो डाई नहीं होते हैं, उनसे जो WBC है, मैक्रोफेजेस है, उनके खिलाफ फाइट नहीं कर पाती है। अब जो यहाँ पे रिमेन रह गए एल्वियोलाई के अंदर, ये अपनी ग्रोथ के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अपने नंबर होते हैं उन्हें इंक्रीज करते हैं। अब इनके नंबर इंक्रीज होने के बाद में जो एल्वियोलाई होती है वो रप्चर हो जाती है, उसे रप्चर कर देते हैं। अब जब एल्वियोलाई रप्चर होती है तो ये जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन होते हैं
वहाँ पे ये स्प्रेड हो जाती है। अब ये स्प्रेड किनके थ्रू होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ सिस्टम होता है जिसके थ्रू, और जो ब्लड सिस्टम होता है इसके थ्रू ये बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। लंग्स में भी आ जाएंगे एल्वुलाई के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे इसने एल्वुलाई को रप्चर कर दिया है। अब जब ये पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक तो होता है एक्टिव टीबी और एक होता है लेटेंट फॉर्म। एक्टिव टीबी का मतलब है जब ये हुआ, बॉडी में स्प्रेड हुआ, हमें तुरंत साइन एंड सिम्टम देखने को मिल जाएंगे और जो पर्सन है वो जो होगा टीबी से सफ़र करने लग जाएगा, उसके अंदर जो भी हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े वो देखने को मिल जाएंगे। एक होता है लेटेंट फॉर्म। लेटेंट फॉर्म का मतलब होता है टीबी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, लेटेंट फॉर्म का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। हमारे जो इंडिया या फिर अदर कोई भी कंट्रीज में जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बहुत से लोगों में है, लेकिन ये एक्टिव कब होता है, ये हमारे लिविंग स्टैंडर्ड पे भी डिपेंड करता है। कोई एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें अराइज होती है, एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी का मतलब हो गया कि साइन एंड सिम्टम तुरंत हमें अपीयर हो जाते हैं। लेटेंट का मतलब होता है एक परसिस्टेंट फॉर्म, यानी ये वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में छिप जाता है या फिर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस की जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन अराइज करने की क्या क्या स्टेज होती है, ये मैंने आपको एकदम सिंप्लीफाइड करके बताया। यदि हम डीप में पढ़ेंगे तो बहुत होती है, लेकिन आपको पहले यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतना ही याद करना है, फिर आप आगे इसको और भी डीप पढ़ सकते हैं। जो बैक्टीरिया होता है इनहेलेशन के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचता है, वहाँ पे एल्वुलाइज में WBC और मैक्रोफेजेस होती है, उनके खिलाफ फाइट करती है, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलाइव हो जाते हैं और बाद में वहाँ पे वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रेप्लिकेशन करने के बाद में जो एल्वुलाई उसे रप्चर करके बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं और दो फॉर्म हमें देखने को मिलती है, डेट इज एक्टिव टीबी और लेटेंट टीबी। एक्टिव टीबी का मतलब तुरंत हमें सिम्टम दिखाई देंगे और लेटेंट का मतलब इनएक्टिव फॉर्म के अंदर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। कुछ हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करेंगे। पहले जो प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब होता है कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम टीबी से एक्सपोज होने से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यदि हम हमारे आसपास यदि कोई एक्टिव पर्सन है ट्यूबरक्लोसिस का, तो यदि हम उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखें उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो इतनी भी असेप्टिक प्रैक्टिस होती है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, जो मेडिकल सर्जिकल असेप्टिक प्रैक्टिस होती है, यदि हम यूज़ करते हैं इन द क्लिनिकल सेटिंग और इन द हॉस्पिटल सेटिंग और घर पे भी यदि हम इन प्रॉपर हाइजीन वगैरह मेंटेन करते हैं तो इजीली हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और यदि दूसरी बात करें तो इम्यूनाइजेशन, जो BCG की वैक्सीनेशन होती है जो एट बर्थ हम एडमिनिस्टर करते हैं, जो BCG की वैक्सीनेशन होती है इसके थ्रू भी हम ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ड्रग्स जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जो टीबी के पेशेंट को दी जाती है। फर्स्ट वन इज रिफाम्पिसिन, सेकंड वन हम देते हैं पाराजीनामाइड, थर्ड वन है आइसोनिजाइड, फोर्थ वन इज इथाम्ब्यूटोल एंड फिफ्थ वन इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो ये 5 ड्रग होती है ये पेशेंट को हम देते हैं। इन ड्रग के बारे में हम यदि जब मेडिकल सर्जिकल में पढ़ेंगे इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये थी जो ड्रग्स जो पेशेंट को देते हैं। इसके बाद में जो पेशेंट है उसे जो डाइट होती है वो बैलेंस्ड डाइट देते हैं। एडिक्वेट न्यूट्रिशन उसके अंदर होना चाहिए, जो प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स ये सभी होने चाहिए। और जो पेशेंट है उसे प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि उसके जब कफिंग वगैरह हो तो उसे वो फैटिग हो रखा है, यदि वो ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा वीकनेस आएगी, तो प्रॉपर बेड रेस्ट भी पेशेंट को एडवाइज करेंगे। तो ये था प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। इसी के साथ आज हमारा वीडियो ट्यूबरकुलोसिस का कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।